Hello friends, welcome back. I am Nancy Kansagra and we are studying the cyber law and ethics subject. So in this subject we previously learned about the cyber jurisprudence, cyber law की कि ये टर्म्स की एग्जिस्टेंस में है कि लार्ज यूज ऑफ इंटरनेट और यू कैन से वाइड यूज ऑफ इंटरनेट इंटरनेट का काफ़ी यूज़ हो रहा है जिसकी वजह से साइबर स्पेस क्रिएट हुआ एंड साइबर स्पेस की वजह से हमारे साइबर क्राइम साइबर अटैक्स ये सारे एग्जिस्टेंस में है। तो साइबर क्राइम और साइबर अटैक्स को हैंडल करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए और यू कैन से कि साइबर ज्यूरिस्प्रूडेंस आया। हाउ साइबर ज्यूरिस्प्रूडेंस वर्क वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। लेट्स सी कि साइबर लॉ के एडवांटेजेस हमारी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं और हमें क्या बेनिफिशियल दे रहे हैं। सो इन दैट फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द साइबर लॉ इज कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जो हम यूज़ करते हैं या जो उनके जो प्लेटफॉर्म्स है, सो उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इजी हो गया टू हैंडल दैट स्ट्रक्चर कि वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। सो अगर उसके साथ कोई अटैक या कोई अटेम्प्ट होता है साइबर क्राइम का, तो यूजिंग सम पर्टिकुलर लॉ दे कैन प्रिवेंट देयर पॉलिसीज। तो उनके लिए बेनिफिशियल है जो ई कॉमर्स वेबसाइट कैरी आउट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग कि डिजिटल सिग्नेचर ट्रांजेक्शन्स जो होता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपके हैंड रिटन सिग्नेचर्स की जगह डिजिटल सिग्नेचर्स मोर सिक्योर है, मोर सेफली है। तो अगर डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज हो रहा है तो उन सिग्नेचर्स को वैलिडेट और लीगली इम्प्लांट किया गया है बाय सम एक्ट कि अगर डिजिटल सिग्नेचर के साथ कोई फ्रॉड होता है, सो अगर आप उनके रिलेटेड जो एक्ट है उसके थ्रू उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर के यूज पे हमें लीगलिटी मिल गई है। देन कुछ ऐसी ऑथोरिटीज है, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स है, जैसे कि अभी आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत सारी कंपनीज है जो आपको ई सर्टिफिकेट जनरेट करती है। आप अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कोर्स को कंप्लीट करते हो तो उन ई सर्टिफिकेट के लिए ऑथोरिटीज चाहिए उन कंपनीज को कॉर्पोरेट लेवल की। सो बाय दिस साइबर लॉ उनको वो मिल सकती है। देन गवर्नमेंट को अगर कुछ इशू करना है, कुछ नोटिफिकेशन इशू करना है उनके वेबसाइट्स पे, उनको ई गवर्नेंस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें जो हमारी वेबसाइट्स के थ्रू हैंडल होती है। सो गवर्नमेंट को भी इनका बेनिफिट हुआ बिकॉज ऑफ द साइबर लॉज एंड नॉर्मल ह्यूमन पर्सन्स को भी बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है सो उनके लिए लॉ है। अगर गवर्नमेंट के लिए, जैसे मैंने बोला कि ये सूटेबल है कि अगर कोई ई फॉर्म है तो उनको हैंडल करने के लिए, या फिर कोई प्राइवेट ऑफिसेज है, प्राइवेट कंपनीज है, या तो पर्टिकुलर अथॉरिटी है, उन सभी को कंट्रोल करने के लिए, उन सभी को ऑर्गेनाइज करने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में साइबर लॉ हेल्प करता है। सो डिफरेंट लॉ और यू कैन से कि आईटी एक्ट जो यूज में होते हैं, उसमें से एक आईटी एक्ट 2000 है जो बहुत फेमस है इन साइबर लॉ। विल स्टडी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर्स। तो उसमें से जो आईटी एक्ट है उनको एड्रेसेस और उनको उनकी इश्यूज की जो सिक्योरिटी थी उनको सपोर्ट करवाने के लिए भी साइबर लॉ बहुत इम्पोर्टेंट साबित हुआ है। तो साइबर लॉ के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है कि जितनी भी आपकी ई कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो आफ्टर साइबर लॉ वी आर स्टडिंग 2 to 3 अप्रोचेस कि जो साइबर लॉ में या साइबर जूरिस्प्रूडेंस को हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसमें से फर्स्ट अप्रोच है डॉक्टोरियल अप्रोच। डॉक्टोरियल अप्रोच मीन्स कि ये जो अप्रोच है वो आपका मेनली फोकस करता है केस लॉ स्टेटस और अदर लीगल रिसोर्सेज पे। मीन्स आप बोल सकते हो कि जो थियोरिटिकल पोर्शन है इसका, वो उन थियोरिटिकल और मैथोलॉजी के हिसाब पे वो नहीं चलता है, बट उसको जो एविडेंस मिलते हैं, उसको जो रिसर्च एनालिसिस है वो उस पर वर्क करेगा कि उसको अगर कोई प्रॉपर लीगल सोर्स मिला तो उसको बिलीव करेगा और उसके बेस पे वो आगे
उस अप्रोच के बेस पे फिर आगे वो साइबर लॉ यूज करके उस साइबर क्राइम को हैंडल करने की कोशिश करेगा. इट इज ऑल्सो नोन एज एन ब्लैक लेटर मेथोडोलॉजी, कि डॉक्टोरियल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज एन ब्लैक लेटर मेथोडोलॉजी. सो इस ये पर्टिकुलर टिपिकल लीगल रिसर्च जैसा है कि इसको अगर पर्टिकुलर लीगल लीड मिलती है, अगर कोई क्राइम हुआ है और उसमें उसको लीगल लीड मिलती है, राइट, तो वो उसके बेस पे वो आगे एग्जामाइन करेगा, उसकी बॉडी क्रिएट करेगा और उसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेगा, एंड देन वो उस तरीके से इस रिसर्च का यूज करके आपका केस सॉल्व करने की ट्राई करेगा. तो इसका जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ क्या है कि हमें जो अगर डॉक्टोरियल अप्रोच या डॉक्टोरियल एनालिसिस यूज कर रहे हो, इस एनालिसिस की वजह से हमें क्या बेनिफिट है. तो अगर आप ये डॉक्टोरियल मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपका जो लॉ है वो किसी भी फॉर्म में है तो वो कैसे वर्क करेगा, कि वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा, कि लीगल एनालिसिस है कि नहीं है. फिर वो आपकी जो प्रीवियस लॉज है, मतलब पहले जो हिस्ट्री रही है उन लॉज में से भी वो रिफर करेगा कि वो लॉ क्या थे. देन अभी क्या है, व्हाट इज द लॉ नाउ, उनको वो स्टडी करेगा. एंड देन क्या इवॉल्व हो रहा है, क्या डेवलप हो रहा है, सो उन सब का एक पर्टिकुलर एनालिसिस करेगा और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस दे आर फाइंडिंग कि व्हाट इज मोर मोरालिटिकल और व्हाट इज द मोर इफेक्टिव लॉ, कि जिसको अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे केस में ज्यादा आउटपुट आएगा, फास्टर आउटपुट आएगा, राइट. उसके लिए डॉक्टोरियल एनालिसिस का अप्रोच किया गया है, राइट, कि अगर आपको लीगल रिसर्च के थ्रू जाना है so you can use this method, you can use this approach and you can solve your problems with this. तो ऑब्वियसली अभी जहाँ पे एक नया अप्रोच आया है वहाँ पे उसके सामने कुछ चैलेंजेस भी आएंगे कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट. तो इसमें प्रॉब्लम, ये चैलेंज में मेन प्रॉब्लम ये है कि ये अभी लीगल वे के थ्रू जाता है, तो उसकी डिसकनेक्टिविटी हो जाती है रियलिटी के साथ, कि कुछ ऐसा इशू आया जिसको आप लीगली सॉल्व करने जाओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसके अलग से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे. ओके, तो माइट बी पॉसिबल कि उसकी कंसिस्टेंसी में इम्प्रूवमेंट थोड़ा स्लो हो. सो दैट इज द चैलेंज विद दिस लॉ कि अगर आप रिसर्चिंग जो ले रहे हो वो लीगल लेवल पे ले रहे हो, तो उसमें जो पर्टिकुलर एरियाज है उनको लेके अगर आपको लॉ अप्लाई करना है तो वो कैसे कर सकते हो, और उसके रिलेटेड अगर साइबर क्राइम है तो वो सॉल्व होने में कितना टाइम लगेगा, वो कैसे सॉल्व होगा, दैट आर द चैलेंजेस. तो उन चैलेंजेस को ओवरकम करके इस मेथोडोलॉजी का यूज करके उससे हम केसेस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सो इसका पूरा मेथड कैसे होता है कि ये कैसे सॉल्व होगा. तो अगर आप यूजिंग डॉक्टोरियल रिसर्च या डॉक्टोरल मेथोडोलॉजी अगर आप अपना साइबर जूरिस्प्रूडेंस साइबर लॉ या बोल सकते हो कि जो साइबर अटैक्स होते हैं उसको सॉल्व करते हो तो वो कैसे होंगे. तो इसका सिंपल मेथड है कि सपोज आपके पास कोई एक केस आया है साइबर अटैक के रिलेटेड, तो उसके वो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एविडेंस ढूंढेगा, उसमें से उनको लीगल जो लगेंगे उसके थ्रू वो स्टार्ट करेगा. एंड देन जैसे कि आगे इन्होंने बताया कि वो प्रीवियस हिस्ट्री भी चेक करेगा, प्रीवियस लॉ भी चेक करेगा. तो कोई ऐसा प्रीवियस हिस्ट्री में कोई ऐसा लॉ था कि वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, सो उनके बेस पे वो आगे बढ़ेगा. तो दे हैव गिवन वन एग्जांपल कि अगर बिग डेटा का प्रोजेक्ट है, सो बिग डेटा के प्रोजेक्ट में आप काफी क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हो. तो अगर कोई क्राइम ऐसा हुआ है कि जिसमें बिग डेटा का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसको आपको सॉल्व करना होगा. तो बिग डेटा की मेथड्स आर क्वाइट क्वांटिटेटिव मेथड्स एज वेल एज उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस भी यूज की गई होंगी. तो उनका आपको पूरा लीगल वे में जाओगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट ये जो डॉक्टोरियल मेथड है वो आपके लीगल रिसर्च से ही स्टार्ट होता है, उसी से सॉल्व करते हैं. तो दिस इज द वन ऑफ द अप्रोच कि डॉक्टोरियल अप्रोच आप यूज करो, ठीक है, और इसके थ्रू आपको जो भी आउटकम्स मिलते हैं माइट बी पॉसिबल कि अगर उसका थोड़ा टाइम
एक्सपांड भी हो सकता है कि 1 वीक की जगह वो 2 वीक्स भी ले सकता है, बट इसमें जो लीगल रिसर्च होगी उसकी वजह से आपको जो आउटपुट मिलेगा दैट इज क्वाइटली प्योर, कि इस एनालिसिस की वजह से हमें जो भी हमारा जो आउटपुट होगा वो काफी हद तक एफिशिएंट होगा, काफी हद तक एक्यूरेट होगा। ओके, सो दिस इज द वन अप्रोच जो यूज होता है। सेकेंड वन इज कंज्यूअल अप्रोच। कंज्यूअल अप्रोच मीन्स कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बोल सकते हो। सो इट इज अ अप्रोच which is a group decision making process in which group members develop and agree to support a decision in the best interest of the whole group in a common goal। कि आपका एक कॉमन गोल होगा, बट उस ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो आउटकम आएगा एट द एंड वो सबका सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि इट इज एन ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो इसका यूज आप प्रोफेशनल लेवल पे यूज कर सकते हो, एंड इसके सपोर्ट से आप इंडिविजुअल भी फाइंड कर सकते हो कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सनल किसी के केसेस हुए हैं तो वहां पे भी ये अप्रोच यूज किया जा सकता है। इस अप्रोच का और इस अप्रोच को लेके जो ज्यूरिडिक्शन लीगल राइट्स है वो 3 पार्ट्स में या तो 3 वेज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट वन इज sovereignty, second one is property, and third one is contract। अभी जो फर्स्ट टू अप्रोचेस और फर्स्ट टू वेज दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर फिजिकल लोकेशंस, की अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का केस है सो वहीं से वो स्टार्ट कर सकता है, राइट। कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में अगर किसी ने साइबर क्राइम अटेम्प्ट किया है, राइट, ऐसा कोई केस है सो वो आप इस अप्रोच में कंसिडर कर सकते हो। ओके, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एक्सपांड हो रही है, जो थर्ड टर्म है कॉन्ट्रैक्ट मीन इट कुड बी एन ई कॉन्ट्रैक्ट, कि आपकी जो वेबसाइट्स है, आपकी जो एप्लीकेशंस है, उनमें कुछ ऐसे पेजेस होंगे या उनमें कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइन किए होंगे, उसके बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड होगा, और इसमें जो सेट ऑफ रूल्स कंटेन किए होंगे कि पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स पर्टिकुलर उस वेबसाइट पे डिफाइन किए गए हैं, तो अगर उनके थ्रू वो फॉलो नहीं होता है तब उनके लिए स्टेप्स लिए जाएंगे और उनको पनिशमेंट दी जाती है। तो जो कॉन्सिक्वल जस्टिफिकेशन है उसका एक लीगल फ्रेमवर्क है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है उसमें इंटरनेशनल टेरिटरीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इंग्लिश लॉ एंड डिसेंट्रलाइज्ड लॉ का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, एंड आर्बिट्रेशन रूल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ये जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू ये वर्क करता है, एंड अगर इसमें इसको फॉलो करते वक्त कोई रेस्ट्रिक्शन आता है या उसको कोई प्रॉब्लम आती है, पर्टिकुलरली उनको उस पर्टिकुलर एरिया से रिजॉल्वमेंट लेना पड़ता है, एंड देन दे कैन कैरी फॉरवर्ड। तो ये जो लॉ है अगर वो ब्रीच हुआ कि अगर किसी दो प्राइवेट कंज्यूमर के बीच में अगर ये लॉ पुट अप किया गया था उनके कॉन्ट्रैक्ट में और अगर उनको तोड़ा जाता है तो उनके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट मिलता है। सो ये अप्रोच आपकी फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हो, आपके टैक्स के लिए, टैक्स लॉस के लिए भी यूज होता है, क्रिमिनल लॉ के लिए भी यूज होता है। सो दिस आर द एरियाज जहाँ पे कंजिक्यूअल अप्रोच आप यूज कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट और आप बोल सकते हो कि ये वाइडली कौन से एरिया में यूज हो सकता है। तो अगर इस कंजिक्यूअल अप्रोच का अगर आप यूज करना चाहते हो तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में यूज हो सकता है, ई कॉमर्स में यूज हो सकता है, एंड इंटरनेशनल फ्रीलांस वर्क जहाँ पे होता है वहां पे इस लॉ का ज्यादातर यूज होगा। सो दिस आर द टू लॉज जो और टू अप्रोच जो आप यूज कर सकते हो टू डिफाइन एंड टू सॉल्व योर क्राइम्स, कि उनको पिक्चर में लाके आप एक पर्टिकुलर वे से अपना
क्राइम हैंडल कर सकते हो, और आफ्टर रिजॉल्विंग दैट क्राइम आप इस लॉ का यूज करके, उनके रिलेटेड जो भी लॉ है उनका यूज करके उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को आप पनिशमेंट दे सकते हो या पेनल्टी दे सकते हो। ये तो साइबर स्पेस देख लिया, साइबर सिक्योरिटी कैसे यूज होता है, साइबर लॉ कैसे यूज होता है। सो नाउ द टर्म इज साइबर एथिक्स, जो आपका सब्जेक्ट है कि साइबर लॉ एंड एथिक्स। सो साइबर एथिक्स क्या है और ये कैसे यूज होता है। okay? साइबर एथिक्स को आप बोल सकते हो कि ये वे है जिसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंडिविजुअल पर्सन है या तो पूरा सोसाइटी है, उन पे साइबर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उनके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अगर वो कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, उनको अगर वाइडली या वाइजली यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनका अफेक्ट क्या होगा, और सोसाइटी पे इसका अफेक्ट क्या है। और वो अगर इसको ब्रीच करते हैं कि इसको सही से फॉलो नहीं करते, तो उनकी पॉलिसीज ब्रेक करने पे साइबर एथिक्स का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। कि अभी की जो यंग जनरेशन है या तो यंग चिल्ड्रंस कंसिडर करो, उनका इंटरनेट यूज काफी हद तक बढ़ गया है। तो इंटरनेट यूज की वजह से उनको पता नहीं होता है कि वो कौन सी चीज कैसे प्रॉपरली यूज करनी चाहिए, कि कौन सी चीज उनको एक्सेस करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अगर वो कोई ऐसी चीज एक्सेस करते हैं इसकी वजह से उनके माइंड पे इम्पैक्ट आ सकता है, सो दैट विल बी अ डेंजर। तो साइबर एथिक्स के बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितना वो अप्रोप्रिएट है, कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि अगर अभी आप बच्चों को समझाने जाओ कि आप इतना इंटरनेट का यूज मत करो, आप ये चीजें ऐसे मत यूज करो, तो उनको वो चीजें अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपको अपने बच्चों को समझाना है कि इंटरनेट का यूज आप सही तरीके से अपने ग्रोथ के लिए करो, आपको हार्मफुल ना हो, सोसाइटी को हार्मफुल ना हो, तो उस कंसेप्ट को साइबर एथिक्स में कन्वर्ट किया गया है। तो साइबर एथिक्स को आप मोर एक्यूरेटली लेबल कर सकते हो कि कंप्यूटर एथिक्स से। ये कि साइबर एथिक्स की वजह से कुछ ऐसे इश्यूज है जो आप सॉल्व कर सकते हो, कि कंप्यूटिंग मशीन के रिलेटेड है या तो कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स के रिलेटेड है, तो उसके लिए आप एक्यूरेटली कितना इंटरनेट एथिक्स यूज कर सकते हो, बट लिमिटेड वे में, कि जिसकी वजह से आपको इश्यू ना हो या तो बच्चों के लाइफ पे इम्पैक्ट ना आए, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट ना आए। तो वो टर्म है साइबर एथिक्स। तो साइबर एथिक्स है, उसके मेजर 3 इश्यूज है। फर्स्ट वन इज कॉपीराइट एंड डाउनलोडिंग, and second one hacking, and third one is cyber bullying। ये 3 टर्म्स है जो साइबर एथिक्स में बहुत देखने को मिलते हैं, और जिसका हाईली यूसेज की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं, या तो बच्चों की लाइफ पे या पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ पे या तो सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, सो इसमें से फर्स्ट वन है कॉपी राइटिंग एंड डाउनलोडिंग। कॉपी राइटिंग एंड डाउनलोडिंग मीन्स कि अभी अगर कोई बच्चा इंटरनेट यूज कर रहा है, वो कोई म्यूजिक डाउनलोड कर रहा है या कोई वीडियो देख रहा है और वो बोलता है कि मेरे को ये डाउनलोड करना है, राइट। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो उनको फ्री में फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि आप ये डाउनलोड कर सकते हो। बट वो जो फ्री का कंटेंट वो डाउनलोड कर रहे हैं, अगर कभी बड़ों का ध्यान नहीं हुआ तो माइट बी पॉसिबल कि उन्होंने गलत कंटेंट डाउनलोड कर लिया, और अगर उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो दैट विल हार्म द हेल्थ, माइट बी पॉसिबली फिजिकली और माइट बी पॉसिबली इमोशनली और मेंटली। ओके, तो वो चीजें कभी कभी बच्चों के कंट्रोल से बाहर हो जाती है कि उनको ये डाउनलोड करना है कि नहीं करना है। सो देयर आर टू मेजर प्रॉब्लम यू कैन कंसिडर कि जो काफी वाइडली आपको ये चीजें फ्री डाउनलोड करने देते हैं। वन इज नैपस्टर एंड सेकेंड वन इज लाइम वायर। ये दोनों चीजें हैं जो पर्टिकुलर यूजर कोई भी हो सकता है, सो उनको म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए, उनको प्रोग्राम्स डाउनलोड करने के लिए, उनको वीडियोस डाउनलोड करने के लिए ये सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड करती है। तो दैट इज कम अंडर द साइबर एथिक्स कि अगर बच्चों ने कोई गलत कंटेंट डाउनलोड कर लिया, अभी कोई 6 years बिलो बच्चा है और उसने 18
अडल्ट कंटेंट डाउनलोड कर लिया, सो वो बाय डिफॉल्ट और विद द टाइम वो उस बच्चे के माइंड पे इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड वन इज हैकिंग। तो भी हैकिंग इज एन वेरी कॉमन वर्ड, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग का यूज बहुत हो रहा है। आप बोल सकते हो कि नेटवर्क का यूज बहुत हो रहा है। तो नेटवर्क के यूज की वजह से सो वाइड यूज ऑफ इंटरनेट, जिसकी वजह से हैकिंग अभी एग्जिस्टेंस में आया है कि अभी छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन वो स्टील कर सकता है आपके कंप्यूटर्स में से, आपका पर्सनल डेटा वो स्टील कर सकता है। एंड माइट बी पॉसिबल कि अगर बहुत बड़ी कंपनीज है सो उनको भी वो हार्म पहुंचा सकता है। सो देयर इज वन एग्जांपल कि अगर हैकिंग हो रहा है तो वो कैसे आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। ओके, कि कंसिडर सिनारियो कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है कि आपकी हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए या तो आपको ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करते हैं उनके लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। तो अभी किसी ने हैकिंग करके उस पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स को शट डाउन कर दिया फॉर सम टाइम, तो उसकी वजह से पॉसिबिलिटी है कि किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो हैकिंग इज वेरी सीरियस इशू। ओके, तो जो हैपन होता है बिकॉज ऑफ द साइबर अटैक्स एंड साइबर सिक्योरिटीज। तो देयर इज अ वन सिनारियो, एक एग्जांपल है कि हैकिंग परफॉर्म हुआ था, वो परफॉर्म हुआ था कॉस्मोस बैंक पे इन अगस्त 2018 में ये स्कैम किया गया था। और वो अराउंड 94.42 करोड़ का स्कैम था, कि जहाँ पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का ट्रांसफर किया गया था। और वो कुछ दिनों बाद उनको पता चला कि ऐसा कोई स्कैम हुआ है। सो ऐसे तो बहुत सारे स्कैम है जो कर हुए हैं और दिन ब दिन वो हो रहे हैं। तो हमें इनसे अवेयर रहना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बेसिक आपको बताया था कि आप कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हो। आफ्टर हैकिंग, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग भी बहुत कॉमन हो गया है आज के दिन में, कि अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल कि आप साइबर बुलिंग का शिकार हो सकते हो। और अगर इसकी इफेक्ट अगर चिल्ड्रंस पे हो रही है तो वो बहुत सीरियस इशू है, और उनको पेरेंट्स को गो थ्रू करना चाहिए कि वो हो सके उतना इंटरनेट का यूज कम करें। कि जैसे केस था मैगन मेरियर का, कि उनको इतना साइबर बुलिंग किया गया कि उन्होंने, वो एक टीनेजर गर्ल थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और वो जो साइबर बुलिंग हुआ था दैट इज थ्रू द इंटरनेट। उनको ईमेल और माई स्पेस जैसे एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू साइबर बुलिंग की गई थी। और अल्टीमेटली वो केस पहुंचा सुसाइड तक। तो ऐसा एक सर्वे है, ये 2018 का सर्वे है, कि जहाँ पे सर्वे किया गया है कि कंट्री वाइज कितना रेशियो है आपके साइबर बुलिंग का। ठीक है, कि ये 2018 का सर्वे है, इसमें 0% साइबर बुलिंग हो रही है रशिया में। सो वहाँ पे ये कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पे काफी सिक्योरिटी है, काफी अवेयरनेस है इसको लेके। जबकि टॉप प्रायोरिटी में इंडिया, इंडिया में 37% पीपल पे साइबर बुलिंग परफॉर्म किया जा रहा है डे बाय डे, और माइट बी इट माइट बी इंक्रीज्ड बाय द 2 years। एंड दूसरा एक सर्वे है जो 2017 एंड 2018 के बीच में किया गया था, कि जो ये बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है या तो साइबर बुलिंग है, वो वुमेन्स और चिल्ड्रंस पे कितना होता है। सो 2017 में वो फिगर था अराउंड 542, जो 2018 में सिर्फ एक साल में हो गया 739 के अराउंड। बट आप बोल सकते हो इसकी जगह साइबर ब्लैकमेलिंग और साइबर थ्रेटनिंग के रेशियो कम हुए हैं 2018 में कंपेयर टू 2017। बिकॉज क्योंकि हमने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं, कुछ ऐसे प्रिवेंशंस बनाए हैं कि अगर कोई ऐसा करता है और अगर आप उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करते हो, तो यूजिंग दिस लॉ उनको कुछ साल की जेल भी हो सकती है, उनको कुछ साल की पेनल्टी भी लग सकती है, कुछ अमाउंट की पेनल्टी। ऐसा उन्होंने क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग उनको पेनल्टी लगेगी।
दिस इज द कंसेप्ट ऑफ साइबर एथिक्स कि जो बच्चे या बड़े या कोई भी किसी भी एज के पर्सन फॉर पर्सनल बेनिफिट और प्रोफेशनल बेनिफिट अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो उस इंटरनेट का आपको वाइजली यूज कैसे करना है और उसको अगर यूज कर रहे हो तो बेनिफिट के लिए यूज करो कि खुद के ग्रोथ के लिए यूज करो, किसी बुरी चीज के लिए मत यूज करो कि किसी को साइबर स्टॉकिंग के लिए मत करो, साइबर बुलिंग के लिए यूज मत करो, हैकिंग के लिए मत करो। हैकिंग में भी बहुत डिफरेंट टाइप होता है कि एक ऑफिशियल हैकिंग होता है, एक अनऑफिशियल हैकिंग होता है। so if you are going through some particular organizations or government then it is okay, otherwise don't do this। और स्पेशली आपको बच्चों की एक्टिविटी पे ध्यान रखना है कि वो कैसे इनका यूसेज कर रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।